नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज भारी महंगाई बढ़ेगी, ईएमआई, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, रेपो रेट को बढ़ा दिया। और आप जानते हैं कि जब जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से पैसा लेना महंगा हो जाता है। इसी पैसे का वो आपको लोन देते हैं, तो जब महंगा पैसा मिलेगा तो आपके लिए लोन भी महंगा। और ये लगातार पांचवी बढ़ोतरी है मई 2022 के बाद से। और धीरे धीरे करीब 225 बेसिस पॉइंट 225 बेसिस पॉइंट यानी परसेंटेज टर्म्स में 2.25% की बढ़ोतरी हो चुकी है अब तक का आपके रेपो रेट में। और उसका इम्पैक्ट आपके होम लोन पे भी आ गया। एक वक्त आ गया था जब 6.5% के होम लोन के एडवर्टाइज आ रहे थे बाजार में, और अब जिन्होंने वहां 6.5-7 के बीच में होम लोन लिया, करीब 9% के आसपास उनका होम लोन रेट पहुंच रहा है। और सिर्फ होम लोन ही नहीं, अब आप कोई भी लोन लेने जाइए, आप रिटेल लोन लीजिए किसी भी तरीके का, वो अब आपको महंगाई मिलना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होम लोन पर इसलिए आता है क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। जो आपने पहले ले लिया उसमें भी आपको चुभन महसूस होती है। नया तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिला के अब कर्ज पे जो सारी अर्थव्यवस्था आपकी चल रही थी, चाहे आप घर खरीद रहे थे, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे थे, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे थे, किसी और प्रकार का रिटेल लोन ले रहे थे, वो सब कुछ अब और महंगा तो हो ही रहा था, महंगे पे महंगा, धीरे धीरे और महंगा। और दिक्कत यह है कि जो महंगाई है यानी खाने पीने की, इसकी उसकी महंगाई, फ्यूल की महंगाई, वो सब तो मौजूद ही है। यानी हर तरह से पॉकेट में थोड़ा होल बन रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है। तो देखते हैं आप और हम अब क्या कर सकते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। पहले तो आज की बात समझ ले, हुआ क्या जरा देख ले, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो थोड़ा होम लोन ही, जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहीं आता है, उसी से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो बैंक हैं वो ब्याज दर अभी जो मौजूदा जहां तक आप पहुंच गए हैं उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करते। आज 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बैंक्स कहते हैं कि हम 25 बेसिस पॉइंट यानी कि करीब 1/4% ही आपका लोन महंगा करेंगे। और एक आंकड़ा हम ले लेते हैं, 50 लाख का होम लोन 20 साल, जिसपे अधिकतर लोग लोन लेते हैं ये अवधि। तो अभी ब्याज दर अगर मान लीजिए 8.5% पहुंच चुकी थी पिछली बढ़ोतरियों के बाद, तब वो हो जाएगी आपकी 8.8%। ईएमआई 43,555 से 44,345 यानी करीब 800 रुपए के आसपास, 790 टू बी प्रिसाइज, लेकिन 800 रुपए मोटे तौर पे आपकी ईएमआई में बढ़ जाएंगे। दूसरा सिनारियो देख लीजिए, अगर जितना अभी इंक्रीज हुआ है रेपो रेट में उतनी की उतनी इंक्रीज बैंक आपके ऊपर लगा दे 35 बेसिस पॉइंट की यानी 0.35% की, तो आपका यही 50 लाख और 20 साल वाला लोन जो होगा वो 43,555 की ईएमआई अब पहुंचेगी 44,655 पर। यानी ये इंक्रीज हो गई 1100 की, पहले 800 की थी। अगर ये उतने का उतना कर देंगे तो 1100 रुपए बढ़ जाएंगे। तीसरा सिनारियो देख लीजिए, पहले की भी कुछ इकट्ठी है, बैंक अब एग्जैक्टली वैसा कई बार नहीं बढ़ाते जैसे आरबीआई बढ़ाता है। तो अगर उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट या थोड़ा भविष्य को भी इसमें लेकर आ गए कि 50 बेसिस पॉइंट को उन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो वही आपकी ईएमआई हो जाएगी 45,147 की। और ये है करीब 1600 रुपए का इंक्रीज। तो ये तो देखिए इस बार हो रहा है, समझिए ध्यान से, ये तो इस बार की बात है कि अगर बैंक ये आज की जो रेपो रेट में बढ़ोतरी है, जो अभी फिलहाल की रेपो रेट में बढ़ोतरी है, लेकिन जरा फर्ज कीजिए आपने 6.5-7% पे लोन लिया था, बात ज्यादा पुरानी नहीं है। मई से ये जो रिवर्स रेपो रेट साइकिल आई है, जब से दनादन रेट बढ़ने शुरू हुए हैं और इस जगह पर पहुंच गए हैं, तब से आपके लिए करीब 2-2.25% का इजाफा हो चुका है। अगर पूरा नहीं तो करीब 2% के आसपास का तो हो गया है। और ये 2% का इजाफा आपके लिए आपकी ईएमआई पे अच्छा खासा भारी पड़ जाएगा। करीब जो आपका नेट इंक्रीज निकलेगा वो 30% के आसपास ऊपर पहुंच जाएगा। टेन्योर अगर आपका बढ़ेगा तो वो भी कई सालों में बढ़ जाएगा। थोड़ी सिचुएशन अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो चलिए आज इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोड़ी साहब, rupiapesa.com के एमडी भुकेश पांडे और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि देखिए मैंने कहा जैसे मई के बाद ही ऑलमोस्ट 5वां मौका है जब आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आगे के लिए भी ऐसे कोई संकेत नहीं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। चलिए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी। यानी ये लगातार तो जो 6.5% पर लोन शुरू हुए थे, मैं होम लोन का एग्जांपल ले रहा हूं, अब वो करीब 8.5 और 9% को टच कर रहे हैं। और ये सब कुछ बहुत छोटे वक्त में हो गया। क्या लोगों के लिए जिन्होंने घर खरीदे होंगे उनके लिए एकदम मुश्किल जैसे हालात नहीं हो जाएंगे इसके कारण? क्योंकि देखिए बाकी तो आप जो नए लोन लेते हैं वो
बाकी रिटेल लोन पे आज का आज इम्पैक्ट आता है, पुराने पे नहीं आता क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, लेकिन होम लोन तो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें तो पुरानी पिछली मार भी आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो क्या अब बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया होगा कि बैंक अगर उनका टेन्योर बढ़ा रहा था तो वो भी अब बढ़ाने का स्कोप नहीं बचेगा, ना आपको ईएमआई ज्यादा देनी ही होगी? विपिन जी, देखिए ऐसा है कि जिन्होंने लोन बहुत पहले लिया था तो बेशक उनका लोन तो पहले ज्यादा रेट पर था, तो उस हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट हुई थी। बीच में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो शायद उनका टेन्योर कम हो गया होगा, अब फिर से टेन्योर बढ़ जाएगा तो उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने उस वक्त पर लोन लिया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% के आसपास था, तो उनकी ईएमआई उस हिसाब से कैलकुलेट हुई। मान लीजिए उन्होंने 15 साल या 20 साल का लोन लिया तो उस हिसाब से उनकी ईएमआई कैलकुलेट हो गई और टेन्योर डिसाइड हो गया। अब हुआ ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस हिसाब से बढ़ा है और अभी तो थोड़ी और गुंजाइश है इसमें बढ़ने की, तो उस सब देखा जाए तो डेफिनेटली उनका जो टेन्योर है वो बहुत बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि क्या ये संभव है कि उतना बढ़ पाएगा, क्योंकि क्या होता है किसी का अगर ऑलरेडी 20 साल का लोन है और नया नया है और उसकी एज के हिसाब से मान लीजिए वो 20-22 साल का ही पॉसिबल था, तो आगे कितना बढ़ाएंगे वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो डेफिनेटली ये भारी तो पड़ने वाला है। हालांकि ईएमआई जो होती है फिक्स होती है, अगर वहां पॉसिबिलिटी हो तो टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, पर जैसा आप अभी कह रहे थे कि अगर पहले से ही इतना बढ़ गया हो तो और कितना टेन्योर बढ़ाएंगे। पंकज जी, इसमें ये है ना कि लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यानी बैंक ने पिछले 5-8 महीने में मई के बाद से टेन्योर बढ़ाए होंगे, तो कई लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनके टेन्योर बढ़ने का भी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो रही होगी अब। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन विपिन जी, एक बात कहूंगा कि निवेशकों को या बोरोवर्स को जो लोन लेते हैं होम लोन के मामले में समझना चाहिए कि आप जब 15-20 साल का लोन लेते हैं तो ये स्थिति आने वाली है। इस वक्त बहुत जल्दी आई क्योंकि हम बहुत ही निचले स्तरों पर थे इसके लिए, बट 15-20 साल में ये स्थिति कई बार आएगी। तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो कैपेसिटी है रीपेमेंट की, उसे थोड़ा कम ही आप लोन लें तो बेहतर है। तो ये जो अभी थोड़ा सा पिंच हो रहा होगा बहुत सारे बोरोवर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को, इस बात से थोड़ी सी सब सीख भी लेनी चाहिए। राइट और ये यही है कि अपेक्षा के मुकाबले ज्यादा जल्दी, क्योंकि देखिए पूरा सिनारियो एक उल्टा था। कोविड अगर नहीं आता तो शायद इंटरेस्ट रेट इतने नीचे जाते ही नहीं। अब कोविड से आपको थोड़ी राहत मिली तो युद्ध आ गया तो इकोनॉमी हिल गई, इकोनॉमी हिली दुनिया भर की, तो वो वापस से इंटरेस्ट रेट तेजी के साथ बढ़ गए। जितने तेजी से नीचे गए थे उतने तेजी से ऊपर बढ़ गए। तो वो शार्प प्राइस शायद बहुत लोगों को दिक्कत दे रहा होगा, चुभ रहा होगा, लेकिन जो पंकज जी कह रहे हैं कि वो आपको देखना था। एनीवे, अब जिन्होंने थोड़े पुराने लोग रहे होंगे जो 4-5 साल लोन लेके हो चुके हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन्होंने ताज़ा इसी डाउनफॉल में लिया वहां पर तो दिक्कत होगी। अब आगे और समझेंगे कि कैसे इससे निजात पाने के क्या कोई तरीके हो सकते हैं, आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कामाकोड़ी साहब, आप देखिए अभी 35 बेसिस पॉइंट का राइज आया है और गवर्नर साहब की जो कमेंट्री है उससे ऐसा कोई एश्योरेंस भी नहीं है, अभी जो इंटरनेशनल हालात है उससे भी ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है कि आगे चल के ये कोई होल्ड हो जाने वाला है या ये बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है आगे और हम इस इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखेंगे, और अगर देखेंगे तो किस हद तक जा सकता है? अभी लिखते वो इन्फ्लेशन रेट वो अपर बैंड के बहुत नजदीक आ गया है, वो शायद एक्सपेक्टेशन है और एक बार अनदर 25 बेसिस पॉइंट एट द मैक्सिमम हो सकता है। ऐसा लगता है वो हम इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट में हम लोग है। तो मे बी लाइक उसके बाद स्टेबलाइज होना चाहिए, उसके बाद इंक्रीज होने के लिए अभी एक्सपेक्टेशन कम ही दिख रहा है। एक चीज लाइक इन्फ्लेशन भी आ गया है, दूसरा चीज बेस इफेक्ट भी लाइक वो बराबर एडजस्ट होगा, तो वो कम से कम ओनली एट द बेस्ट अनदर 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, ऐसे ही लग रहा है अभी। बट एनीवे सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी है, बट ऑलमोस्ट हम द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट के लिए एकदम लास्ट में है करके ऐसी हमारा उम्मीद है। चलिए, ये उम्मीद तो बहुत अच्छी है और आप एज ए बैंकर ज्यादा इस चीज को समझते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री आपको कर दूं कि जब लोन रेट्स घटाए जा रहे थे ड्यूरिंग कोरोना टाइम कि भाई आपको थोड़ी इकोनॉमी को पुश किया जाए, तो देखिए
एक लेवल के नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे तो घटा नहीं सकते। तो यहां पे भी वो बात लागू होगी कि ठीक है, आपको महंगाई आपकी दुश्मन है, आपको उसको पकड़ना है। अच्छा, ये भी हम जान रहे हैं कि महंगाई का यहां इंटरेस्ट रेट से सीधा लेना देना है नहीं, ये इसका जो रीजन है वो सप्लाई साइड पर है, इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज है जो आपके हाथ में नहीं है। तो वहां पर भी कोई अपर लिमिट तो बैंक रखेगा आरबीआई कि भाई अब मैं कितना बढ़ाऊंगा, इससे आगे बढ़ाऊंगा तो फिर मेरी दूसरी चीजें, ग्रोथ तमाम हैम्पर्ड होगी। तो क्या वो लिमिट आपको आती हुई दिख रही है? या अभी लाइक से वो कम से कम आप लाइक से दी इन्फ्लेशन का रेट देख रहे हैं तो वो नीचे आने का शुरू ऑलरेडी है। वो ऑयल प्राइसेस भी लाइक से पहले के हम वो युद्ध शुरू होने के समय इवन 100 के ऊपर ही था, उधर से अभी कम से कम $20-25 कम हुआ है। तो ये सब चीज एंड मानसून वगैरह भी अच्छी तरफ दिख रहा है। वो ये सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो कम से कम लाइक से जैसा मॉर्निंग रिपोर्ट में आया एक दो क्वार्टर के अंदर वो कंफर्ट जोन, वो रेंज के अंदर आना चाहिए। वो आने के बाद वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट आने के लिए अभी चांसेस कम दिख रहा है। उसके वजह से ही हम कर रहे हैं दी एट द बेस्ट अनदर 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है। बट एक बार वो अपर बैंड ऑफ 6% के नीचे आने के बाद दी रेट उधर ही होगा, वो ऊपर नहीं होगा करके एक्सपेक्टेशंस है। चलिए, तो अच्छी बात है। आप बहुत सारे दर्शक हमारे कहेंगे कि कामाकोड़ी साहब के मुंह में घी शक्कर कि बहुत हो गया, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में तो 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ेगा, नहीं तो वो लिमिट आ गई है। अब इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण सवाल और होगा, वो मैं आपसे आगे पूछूंगा कि क्या इसका रिवर्स होने का भी कोई सिनेरियो बन सकता है। लेकिन उससे पहले मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। होम लोन जैसे हमने बात कर ली, लेकिन लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। अभी तो सिस्टम ही ऐसा है कि आप रिटेल लोन्स की तरफ जाते हैं, आपको कार खरीदनी है, इन दिनों तो लोग और भी दूसरी चीजों के लिए आप लोन्स ले लेते हैं। वहां पर क्या इंपैक्ट आएगा? वो भी अब बहुत महंगे होते हुए दिखेंगे, तो यानी लोग थोड़ा पीछे हटेंगे। अब कार की हो, चाहे टू व्हीलर की बात हो, फोर व्हीलर की बात हो, या ऐसे किसी भी एक्सपेंस की बात हो। ये मुकेश जी से सर मेरा सवाल है। हम आपने डिस्कस भी, विपिन जी, जैसा कि आपने खुद बोला है, पिछले 6 महीने में 4 बारी रेपो रेट बढ़ा है और 2.25% का इजाफा हुआ है पिछले 6 महीने में। और लगभग सारे बिजनेस ओनर्स या जितने भी लोन लेने वाले अभी हैं जो प्लान कर रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं आइडिया है कि जो रेपो रेट है मार्च से पहले 6.5 के करीब आएगा। जहाँ तक आपने बोला होम लोन के अलावा और किन किन सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा सेगमेंट है एमएसएमई का, जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैंकों से फंडिंग लेती है। जैसे वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गाड़ियों का लोन, जैसे आपने बोला है, इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। और इन सब पे इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो ईएमआई वो अभी करंटली पे कर रहे हैं, उन सब की ईएमआईज बढ़ेंगी। पॉजिटिव ये है क्योंकि ग्लोबली अगर बहुत रिसेशन दिख रहा है, लेकिन इंडिया अगले 10 साल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है, तो सब उसको एनकैश करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो ये इतनी जल्दी रेट बढ़ा है तो ज़रूर एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। बट आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए, जैसा सब जानते हैं, बहुत अच्छा है। और 25 पैसे का जो इंक्रीमेंट है वो तो 100% एक्सपेक्टेड है मार्च से पहले। चलिए, आप कह रहे हैं 25 पैसे यानी 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाएगा, वो एक्सपेक्टेड है। तो मुकेश जी, क्या करना चाहिए लोगों को? क्या अभी उनको अपने बाइंग डिसीजन होल्ड पे डाल देना चाहिए? मैं रिटेल लोन्स की बात कर रहा हूं, उन्हें गाड़ी खरीदनी है, कुछ और कहीं से लोन से कुछ चीजें सोच रहे हैं। आजकल तो लोग लोन लेके घूमने भी चले जाते हैं। क्या ये सब चीजें फिलहाल होल्ड पे रखनी चाहिए? सर देखो, चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर लग्जरी के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए पैसा उठा रहे हो बैंक से, तो ज़रूर वो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि जो मैं एमएसएमई को मेजरली केटर करता हूं, तो एमएसएमई की जो प्लानिंग्स हैं अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल की प्लानिंग जो कर रखी है, तो वो अपने प्लानिंग को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उन्होंने उस हिसाब से आगे की प्रोजेक्शंस तैयार करी हैं, बैंकों के साथ कोलैबोरेट किया है, उनसे फंडिंग उठाई है। तो मुझे नहीं लगता वो इतना इम्पैक्ट करेगा एमएसएमई के सेगमेंट को। ठीक है, वो एक बिजनेस वाला सेगमेंट है, लेकिन यार थोड़ा सा फोकस हमारा रिटेल कंज्यूमर पे। पंकज साहब, तो अब मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा आपसे कि देखिए, अब जो स्थिति है वो तो है, ठीक है, और खास तौर पे होम लोन वालों की मैं बात करूंगा, लेकिन क्या ऑप्शंस उनके पास बचते हैं? या टेन्योर एक ऑप्शन है जो कई लोगों के लिए एग्जॉस्ट होता, या उसकी लिमिट हो रही होगी एग्जॉस्ट,
वो बैंक से शायद पता कर सकते हैं, वो आप बताइएगा। उसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक अभी जिस तरह से हम इकोनॉमिक स्थिति में हैं, चीजें स्पष्ट नहीं है, आने वाले इंक्रीमेंट्स कैसे होंगे। बहुत बढ़िया रिसेशन हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिख रहा है, लेकिन क्या भारत उससे बिल्कुल अछूता रहेगा? क्या यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट नहीं आएगा? लोगों की सैलरी में उस तरह के इंक्रीमेंट ही होते रहेंगे क्या जो अभी तक पिछले 1-2 साल में हमने देख लिए? और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। क्या प्लानिंग ऐसे में करनी चाहिए लोगों को? जी विपिन जी, पहली बात तो ये है कि ईएमआई आपकी चेंज नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि टेन्योर बढ़ता है और जब तक आप रिक्वेस्ट ना करें तब तक ईएमआई नहीं बढ़ती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या इसका फर्क आप पर इमीडिएट पड़ेगा? तो वो इमीडिएट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आपका रिसेट पीरियड होता है, क्योंकि 3 मंथ्स या 6 मंथ का रिसेट पीरियड होगा, डिपेंडिंग कि आपने किस तरह से लोन लिया है। अगर आपने किसी बैंक से लिया है तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग होगी, यानी कि वहां पर जैसे ही आपका रेपो रेट चेंज होता है और उसके बाद जो रिसेट पीरियड होगा, तब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इस केस में डेफिनेटली बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, तो वो प्राइम लैंडिंग रेट उनका पीएलआर होता है, उस बेसिस पर आपको लोन ग्रांट करते हैं। और उसके अलावा एक होता है एमसीएलआर। तो बेसिकली देखना यह है कि एक बात तो यह कि इमीडिएट नहीं, जब भी रिसेट डेट आएगी तब आपको फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात यह भी समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि अगर 35 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा। वो डिपेंड करेगा, जैसा अभी शुरुआत में आपने भी हाईलाइट किया कि अभी बैंक कह रहे हैं कि वो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका इंपैक्ट इमीडिएट नहीं आएगा और थोड़ा सा एग्जैक्टली उतना नहीं आएगा जितना कि रेपो रेट बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, अगर पॉसिबल हो, पहली बात तो यह है कि टेन्योर क्या बढ़ सकता है, अगर वो बढ़ रहा है तो बैंक बढ़ा ही देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन फिर भी कोशिश की जानी चाहिए कि अगर हो सके तो आप अपनी ईएमआई बढ़ा लें, ताकि आपका जो ओरिजिनल प्लान था कि जितने समय में आपका लोन रिपे होना चाहिए वो उसी समय पर पूरा हो सके। और यदि आप ईएमआई नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप लमसम में बैंक को पे कर दें, क्योंकि अभी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से प्री पेमेंट चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। जहां पर लोन पूरा डिसबर्स हो चुका है वहां पर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं फ्लोटिंग रेट लोन पर। तो कोशिश कीजिए कि आप टाइम टाइम पर थोड़ा लमसम पेमेंट करते रहें, ताकि ये आपका लोन टाइम पर खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुकेश जी, लेकिन मुझे अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अपनी बात रख दीजिएगा। लेकिन जो पंकज जी कह रहे हो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अगर कोई एक्सेस पैसा कहीं रखा है थोड़ा रीपेमेंट कर दीजिए, उससे आपकी ईएमआई अगर कहीं बढ़ रही होगी तो उसमें हल्कापन आ जाएगा और टेन्योर भी बढ़ेगा। टेन्योर बढ़ने में आपको आज भले ही पिंच ना हो, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा पैसे दे रहे होंगे बैंक को और वो लंबे समय तक दे रहे होंगे। तो वहां पर भी अगर आपके पास स्कोप है कि भाई आप ज्यादा ईएमआई आज की तारीख में वहन कर सकते हैं तो आप वो भी बैंक से रिक्वेस्ट करके एडजस्ट करवा सकते हैं। बस दिक्कत शायद उन्हीं लोगों की होगी जिनका वो पीरियड जहां एक्सटेंशन ऑफ एज के कारण ना हो पाए, उनको शायद थोड़ी सी हीट झेलनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी आप अपने बैंक से इस पर बात जरूर कीजिए। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक अहम मुद्दा होगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, क्या आगे चलते हुए कुछ गुंजाइश बनेगी कि ये रिवर्स भी जाएं, थोड़े कम भी हों, क्योंकि ग्रोथ का भी एक मसला रहता है। बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाने पड़ गए, मजबूरी थी, लेकिन क्या ये मजबूरी खत्म होगी? खत्म होगी तो किन स्थितियों में होगी? क्या उसका आपको कोई फायदा मिलेगा? छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। भारी है महंगाई और उस पर बढ़ गई है ईएमआई, ये क्योंकि रिजर्व बैंक ने बढ़ा दी है रेपो रेट की दरें और अब आपके लोन भी महंगे हो जाएंगे। बैंक लोन, होम लोन लेने वालों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट पे आते हैं। पुराने क्योंकि आपके लोन हैं वहां पे भी इंपैक्ट होगा, और जो रिटेल अन्य लोन है जो रेट तो फिक्स होता है, लेकिन अब अगर लेने जाएंगे तो चाहे वो गाड़ी घोड़ा कुछ भी लें उसके लिए महंगा पड़ेगा, आपको ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे। तो चलिए बातचीत जारी थी। मुकेश साहब आप कुछ ब्रेक से पहले ऐड करना चाह रहे थे, कर दे, फिर मैं एक अहम सवाल पूछूंगा कामाकोड़ी साहब से। बिल्कुल, मैं विपिन जी पंकज जी के बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक टिप देना चाह रहा था आपके शो के माध्यम से, तो कि जो दर्शक हैं
वो समझ पाएं कि जो उनका रेट बढ़ना घटना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर वो इस टिप को फॉलो कर ले तो जो उनका 20 साल का लोन है वो खुद उसको 12 से 13 साल में क्लोज कर पाएंगे। सिंपल सा टिप ये है कि अगर किसी की 12 किस्तें हैं, मान लो 50,000 रुपए की, 12 किस्त की जगह वो ये सोच के चले कि उनको 12 महीने में 13 महीने की किस्त भरनी है, और आफ्टर एवरी 12 महीने के बाद वो अपनी ईएमआई को सिर्फ 5 से 10% में बढ़वा सके बैंक को बोल करके। तो ये जो लोन है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो अपने टेन्योर को जरूर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वो 20 साल का लोन 15 साल 12 साल के बीच में कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये भी एक अच्छी टिप है, आप उसे रिड्यूस करवा लेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा जरूर जाएगा, लेकिन वो वहीं पे रहेगा, मतलब छोटे टेन्योर में खत्म हो जाएगा और एंड ऑफ द डे शायद आप कम पैसा देके लोन कंप्लीट कर रहे होंगे, जितना मैं समझा। इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जी बिल्कुल 5 से 10% अगर ईएमआई कोई बढ़ाता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो इजीली कर पाएंगे कोई भी। ठीक है, काफी सारे लोग ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। कामाकोड़ी साहब, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल उसमें ये जो मैं पूछना चाह रहा था कि अब देखिए रिजर्व बैंक के सामने कई सारे लक्ष्य होते हैं, महंगाई एक उनके लिए बड़ी चिंता रहती है, लेकिन अगर जैसा हमने कहा ऑयल प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, दुनिया में ये समझ भी आ रही है कि भाई बहुत दिनों तक आप लड़ाई करेंगे तो सबके लिए बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। होपफुली वो चीजें हों, ऑयल प्राइसेस पे भी वो इम्पैक्ट करेंगी, चीजें थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आए, तो क्या आगे अगर परिस्थितियां थोड़ा साथ देती हैं तो रिजर्व बैंक ने जो एकदम शार्प राइज कर दिया था ये उसको वहीं मैनेज रखेंगे, वहीं इंटैक्ट रखेंगे, या फिर ग्रोथ की तरफ देखते हुए वहां पर से फिर कुछ राहत देने का भी सिलसिला शुरू होगा? बिल्कुल, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आईसी नहीं रहेगा। लेकिन वो आप एवरेज रेट देखते हैं तो लेकिन आप जैसे बोल रहे हो, जब रिपो रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, वो नेक्स्ट साइकिल में इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो आप टेन्योर कम कर सकते हैं। वो 15-20 इयर्स में 3-4 बार ऐसा होकर फाइनली एवरेज हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2, आप एकदम कांस्टेंट ईएमआई रखा है तो एक 5 साल 10 साल के बाद वो आपका सैलरी में वो इंक्रीमेंट आया होगा, वो परसेंटेज ऑफ दैट ईएमआई इन द ओवरऑल सैलरी वुड हैव कम डाउन। तो अभी मुकेश साहब जैसा बोल रहा था, वो थोड़े बहुत वो इंक्रीमेंटल ईएमआई थोड़ा एवरी ईयर वो आपका इंक्रीमेंट के नजर में रखकर आप ईएमआई को ऊपर नीचे करता है तो ऑटोमेटिकली ये पिंच नहीं होगा, ये थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट आप इतना प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उतना प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा वो 15-20 साल में। बट 2-3 साल आप देख रहे हैं तो ओके, वो बिफोर वो इंटरेस्ट रेट साइकिल कम होने के पहले वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा एवरेज दी रेट आपकी सही कामाकोड़ी साहब, क्योंकि आई थिंक होम लोन की खासियत ही यही है, इतना लंबा टेन्योर होता है कि आप 2-3 बार साइकिल्स देख लेते हैं अप डाउन की, और एवरेज आपका 7-8% के आसपास ही निकलता है। वही 2-3 साल ही मुश्किल होती है, और परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि थोड़ा रिसेशन जैसी भी स्थिति, थोड़े जॉब्स को लेके इनसिक्योरिटी, थोड़ा लेआउट्स का खतरा, और ये सब मिला लीजिए और ऊपर से ईएमआई बढ़ जाए तो यही 2-3 साल टफ लगते हैं। उस लिहाज से मेरा सवाल था। तो चलिए, टू कंक्लूड पंकज जी, एक ऑप्शन और लोग पूछ रहे हैं अभी कि क्या ऐसा स्विच करने वाला ऑप्शन भी अच्छा होता है कि कहीं आपको 20-30 बेसिस पॉइंट सस्ता कोई बैंक दे रहा है, एक में रेट ज्यादा है तो स्विच कर ले, या ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और पता चला कि आपने कर तो लिया लेकिन नेट नेट आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल, आपको देखना होगा कि आप जो चार्जेस पे कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस आपकी होती है, भले ही आपका जो लोन फोरक्लोज कर रहे हैं या जो बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर चार्ज ना देना पड़े, लेकिन नया बैंक जो है जहां से अब आप लोन ले रहे हैं वो आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, और दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि टेक्निकल चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। उनको देखते हुए देखना होगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। दूसरी बात ये भी समझना जरूरी है, कई बार बैंक शुरुआत में तो रेट कम कर देते हैं कस्टमर को लाने के लिए, लेकिन फ्लोटिंग रेट है, बाद में वो बढ़ता रहेगा और एक टाइम पर शायद जिस बैंक में आपका पहले लोन था उससे भी ज्यादा हो जाए इंटरेस्ट रेट। तो मेरे हिसाब से जब तक डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो और जहां पर आप ट्रांसफर कर रहे हो वो सच में ऐसा हो कि आपके पास पहले एनबीएफसी से था, यानी किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से था, अब आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में स्विच कर रहे हैं जहां पर उम्मीद है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही रहेंगे,
तब तो ठीक है, अदरवाइज कई बार ये एक जाल में फंसाने वाली बात भी हो जाता है। राइट, तो जरा ध्यान रखिए कि आपका नेट कितना आ रहा है। वैसे थंब रूल जो पंकज जी बताते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर हो, वो डिफरेंस तभी आप करें, और सारे जोड़ घटाव भी कर ले, कितनी प्रोसेसिंग फीस, क्या अदर दूसरे चार्जेस वगैरह, नहीं तो पता चला कि कुछ खास मेहनत का फायदा निकला नहीं और फिर बाद में फिर बढ़ने लग गया। तो चलिए, आई होप कि ये इंटरेस्ट रेट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म में तो देखिए बात बिल्कुल सही है कि कई साइकिल्स आएंगे और एवरेजिंग जब आप करेंगे तो आपको कोई उतना भारी नहीं लगेगा। दिक्कत तभी होती है जब वो शुरुआत का वक्त होता है, जिसमें क्योंकि इतना कम इंटरेस्ट रेट था, बहुत सारे लोगों ने घर ले लिया, उनको शायद ये पिंच करेगा थोड़ा, लेकिन 2-3 उपाय हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए, वो आप जरूर अपनाएं। आपके लिए उसमें से जो भी ठीक बैठता है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कामाकोडी साहब कह रहे हैं कि जब सिचुएशन ईज आउट होगी तो आप इन्हीं इंटरेस्ट रेट को नीचे जाते हुए भी देखेंगे। जहां डायरेक्टली लिंक है वहां आपके EMI कम भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको समय, सर मेरा समय समाप्त हो गया, 10 सेकंड में अगर आप बोल पाए। आने के समय आप फिक्स्ड रेट में जाइए, ओनली वो उस समय जाता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो लोअर लेवल में वो मे बी 50 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगा, बट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में आप ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ये भी एक ऑप्शन है। तो आई होप कि जो आज का क्रक्स था वो दर्शक समझ गए होंगे। आगे भी हो सकता है 20-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी में होते हुए दिख जाए, लेकिन वो अभी से आप अपने जहन में रखिए, उस हिसाब से अपने खर्चों को अभी से संभाल के रखिए, कहां रखना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, और आप ये थोड़ी सी फॉरवर्ड प्लानिंग करके रखेंगे। आई होप कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिचुएशन कभी कृपा रही तो ईज आउट होती हुई नजर आई, आपको वापस से शायद एक हल्के इंटरेस्ट रेट वाली रिजिम भी देखने को मिले, वो आगे की बात होगी। लेकिन आज के लिए क्या करेंगे, आई होप कि हमने आपको समझा दिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।